ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। 6 से 12 तक NCERT ऑल स्टेट कोर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में, तो अब अगला जो टॉपिक होगा वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में जो दे रखी हैं वो निम्न हैं। तो ये मुख्यतः निम्न हैं। ये मुख्यतः निम्न हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। नंबर 1 संयोजन या योगशील अभिक्रिया। योगशील अभिक्रिया। नंबर 2 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नंबर 3 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नंबर 4 ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नंबर 5 विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 6 द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 7 अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। नंबर 8 उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। और नंबर 9 रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में दे रखी हैं। नंबर 1 संयोजन या योगशील अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। तो इसके बारे में, संयोजन अभिक्रिया के बारे में अपन पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं? तो इसकी ये परिभाषा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर
एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं, जैसे हम एक विकल्प लेते हैं तो ये क्रियाकलाप 1.4 है, इसके अंतर्गत क्रियाकलाप 1.4, इसमें एक विकल्प लेते हैं इस तरीक़ा से, ये बीकर है और इसमें थोड़ा सा जल भर लेते हैं, ये बीकर, और इसमें बिना भुजा चूना लेते हैं, थोड़ा सा बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना लेते हैं और इसमें जल मिला देते हैं, जल मिला देते हैं बिना भुजा चूना, जिसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको हाथ से टच करके तो इसके टेम्परेचर देखते हैं तो ये बीकर है वो गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या है कि एक हम बीकर लेते हैं, सर्वप्रथम हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में बिना भुजा चूना, थोड़ा सा बिना भुजा चूना डाल देते हैं और फिर इसमें धीरे धीरे जल मिलाते हैं। तो ये बीकर है और इसमें हमने बिना भुजा चूना इसमें डाल देते हैं और फिर थोड़ी मात्रा में इसमें जल मिलाते हैं। तो इन दोनों से एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, बिना भुजा चूना जल से सहयोग करके और बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। यानी बिना भुजा चूना जैसे CaO प्लस H2O जल, बिना भुजे चूने में, ये बिना भुजे चूने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। CaO का पूरा नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, Ca ते कैल्शियम और O ते ऑक्साइड, या इसको कहते हैं बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना। तो बिना भुजा चूना में जल मिलाते हैं तो इससे बन जाता है भुजा हुआ चूना, CaOH का होल स्क्वायर, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कहते हैं भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। तो ये संयोजन अभिक्रिया के लिए एक हम क्रियाकलाप करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक बीकर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में थोड़ा सा बिना भुजा चूना ले करके और धीरे धीरे इसमें जल मिलाते हैं। तो जैसे हम इसमें जल मिलाते हैं तो इन दोनों में आपस में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे भुजे हुए चूने का निर्माण होता है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल स्क्वायर। तो संयोजन अभिक्रिया में ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, एक तो अभिकारक कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा चूना, दूसरा जल, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं भुजा हुआ चूना। इससे भुजा हुआ चूना बनता है, इसी को संयोजन या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसके क्रियाकलाप है। और अब अन्य उदाहरण इसका, जैसे दूसरा इसमें ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना। इस भुजे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने में भी किया जाता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो
बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है, जिससे दीवारों पर 2 या 3 दिन में चमक आ जाती है। तो ये प्रश्न यहाँ एक अलग से प्रश्न बनता है कि चूने से पुताई करने के 2 या 3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? तो ये इसका एक अलग से एक प्रश्न यहाँ बनता है कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन बाद चूने से पुताई। अगला ये बनता है चूने से, क्वेश्चन नंबर 1, चूने से पुताई करने के 2 या 3 दिन बाद 2 या 3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? मतलब ये इसमें से प्रश्न बनता है कि चूने से पुताई करने के 2 या 3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? क्योंकि भुजे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। इसका ये आंसर अपन लिखेंगे। तो भुजे हुए चूने का उपयोग, भुजे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने में, दीवारों पर सफ़ेदी करने में किया जाता है। यानी भुजे हुए चूने का उपयोग है वो दीवारों पर सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, भुजे हुए चूने का दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भुजे हुए चूने का ही दूसरा नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है CaOH का होल स्क्वायर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है, पतली परत बनाता है। इससे दीवारों पर 2 या 3 दिन में चमक आ जाती है। तो ये इसके आंसर हो गया कि चूने से पुताई करने के 2 या 3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है, क्योंकि भुजे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है। इससे दीवारों पर 2-3 दिन में चमक आ जाती है। अब इसका अपन एग्जाम्पल जैसे उदाहरण देखेंगे कि बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल स्क्वायर। बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, ये इसमें अभिक्रिया करता है तो इससे मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत, कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती है। प्लस तो CaCO3 और प्लस इसमें बनता है H2O यानी जल प्लस ऊष्मा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट या इसको कहते हैं, रासायनिक नाम है इसका संगमरमर। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। तो Ca और CO3
तो CO2 और एक O इसमें से आ जाता है, तो H के यहाँ पे 2 रह जाते हैं और एक O, तो H2O, ये जल। तो इस तरीक़ा से ये पूरा आंसर हो गया कि चूने से पुताई करने के 2 या 3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है, क्योंकि बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बन की पतली परत बनाता है। इससे दीवारों पर 2-3 दिन में चमक आ जाती है। CaOH का होल स्क्वायर, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 = CaCO3 + H2O। तो ये इसमें से संयोजन अभिक्रिया में ही ये बनता है। और इसके बाद अन्य उदाहरण दे रखे हैं कि कार्बन डाई, इसके बाद दूसरे उदाहरण कोयले का दहन, दूसरा उदाहरण है इसका संयोजन अभिक्रिया का। अन्य उदाहरण दे रखे हैं, उनमें से नंबर 1 अन्य उदाहरण। तो अन्य उदाहरण ये संयोजन अभिक्रिया के है। जैसे नंबर 1 कोयले का दहन, कोयले का दहन। तो इसमें कोयले का दहन करते हैं तो कोयले का सूत्र होता है C, कोयले का सूत्र होता है C प्लस दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया O2 = CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कार्बन, और इस कार्बन या इसको कहते हैं कोयला या कोयला। तो कार्बन या कोयला का सूत्र होता है C, ऑक्सीजन वायु में इसको दहन करेंगे तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक पदार्थ कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन से मिलकर के एकल उत्पाद बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया कोयले का दहन। तीसरा इसका उदाहरण दे रखा है जल का निर्माण करना, जल का निर्माण करना। अब जल का निर्माण करना, तो जल का सूत्र होता है H2O, जल का सूत्र होता है H2O। तो H2O का निर्माण कैसे करेंगे कि H2O ये जल का सूत्र होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो उससे जल का निर्माण। तो हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2 = H2O, ये जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो H के 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे। तो ये पदार्थ अभिकारक हो गए, इनको बोलेंगे हम अभिकारक, और इससे एकल उत्पाद बन जाता है, ये है आपका उत्पाद यानी जल। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गए कोयले का दहन C + O2 = CO2, और दूसरा उदाहरण जल का निर्माण करना, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन = जल। तो इस प्रकार से ये संयोजन अभिक्रिया के बारे में ये पूरा हो गया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया के 3 एग्जाम्पल उदाहरण है, जैसे बिना भुजे चूने में जल मिलाने पर भुजा हुआ चूना बनता है। दूसरा उदाहरण हो गया कोयले का दहन, कार्बन प्लस O2 = CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तीसरा उदाहरण हो गया जल का निर्माण करना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन सहयोग करके जल का निर्माण करते हैं, तो यहाँ 2H2O। इसके बाद आती है दूसरी जो अभिक्रिया है, उसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नंबर 2 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा
उत्सर्जित होती है, उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया इसमें उत्पाद के साथ में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा निकलती है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे नंबर 1 मीथेन का दहन। मीथेन, इसका सूत्र होता है CH4। मीथेन का दहन या प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। तो एक तो ये उदाहरण होता है इसका मीथेन का दहन। तो मीथेन यानी CH4, ये कीचड़ या दलदल में पाई जाती है मीथेन गैस। और इसको उदाहरण जैसे CH4 मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से करेंगे, इसका दहन करेंगे, दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ O2 = तो इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पे H के परमाणु 4 है और यहाँ पे H के 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। और यहाँ पे O के 2 और 2 4 हो गए, तो O के भी हम 4 करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये मीथेन का दहन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये पहला इसका उदाहरण हो गया मीथेन का दहन या प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन ये पूछा तो प्राकृतिक गैस है मीथेन। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मीथेन। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसमें कार्बन और H के परमाणु 4 होते हैं, कार्बन का 1 होता है। तो मीथेन की क्रिया, इस मीथेन की क्रिया अपन दहन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे H के परमाणु 4 है, तो 4 यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे 2। तो ये H के 4 परमाणु हो गए। अब O के यहाँ पे 2A और 2A 4 हो गए, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2। तो ये मीथेन का दहन। दूसरा इसका एग्जाम्पल आता है श्वसन। दूसरा है श्वसन। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा इसे भोजन से मिलती है। तो प्राणियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, और ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। तो यह ऊर्जा भोजन से मिलती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये श्वसन को भी हम एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके बारे में ये है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए
सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से मिलती है। ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। यह ऊर्जा भोजन से मिलती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे आलू, चावल व ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे आलू, चावल, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका ये उदाहरण बनेगा कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग कर O2 ऑक्सीजन से सहयोग कर तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस जल बन जाएगा, और प्लस ऊर्जा। तो इसको आप संतुलित करेंगे, बैलेंस। यहाँ पे कार्बन के 6 परमाणु हैं, तो यहाँ पे कार्बन का 1 है तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। H के यहाँ पे कितने हैं? 12 परमाणु हैं, यहाँ पे H के 2 है तो यहाँ 6 लगा देंगे, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे O के 6 दूनी 12 और 6 18 हो गए, तो यहाँ पे O के 6 है तो 6 यहाँ लगा देंगे, 6 दूनी 12 और 6 18। तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन से सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा बनाता है। तो ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया श्वसन। और तीसरा इसका जो उदाहरण है, साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनाना।
कंपोस्ट बनाना। यानी जो सब्जियां अपन लाते हैं बाज़ार से, तो उसकी जो छीलन होती है, उसके छिलका होते हैं, उनको मतलब हम एक नियत स्थान पर कूड़े कचरे में डाल देते हैं और फिर वो सड़ करके गल के और ये खाद बनती है, इसे होते हैं कंपोस्ट खाद बोलते हैं। तो साग सब्जियाँ विघटित होकर के कंपोस्ट बनाना, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसके ये 3 उदाहरण हो गए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। नंबर 1 तो हो गया प्राकृतिक गैस का दहन यानी मीथेन का दहन, और नंबर 2 हो गया श्वसन, और नंबर 3 हो गया साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। तो ये ऊष्माक्षेपी, अब तक ये 2 रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, संयोजन अभिक्रिया और दूसरी हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद जो तीसरी अभिक्रिया आती है, जो उसका नाम है, तीसरी अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो नंबर 3 अभिक्रिया का नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन, नंबर 3 अभिक्रिया है वियोजन। वियोजन या दूसरा नाम है इसका अपघटन अभिक्रिया। तो देखो, वियोजन का अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो है टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना या अपघटन का अर्थ होता है टूटना। तो जब कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, जब कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ये इसकी परिभाषा बनती है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ ये इसकी परिभाषा बनती है वियोजन। तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। जब कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। यानी हमने संयोजन अभिक्रिया में विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया में तो ये पढ़ा था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उसमें तो बनता है एक उत्पाद, 2 पदार्थ मिलकर के और एकल उत्पाद बनता है। और इसमें क्या है कि एक यौगिक है वो टूटता है और वो 2 सरल पदार्थ बनाता है। इसमें मतलब एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे वियोजन अभिक्रिया है। जैसे हमने कोई भी ऐसे चूने का पत्थर CaCO3 = इसको हम ऊष्मा देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो इससे एक तो बन जाएगा बिना बुझा चूना CaO + CO2। तो ये इसमें चूने का पत्थर, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसके ये 2-3 नाम हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या तो इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको कहते हैं चूने का पत्थर, या इसको कहते हैं संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इसके 3 नाम हैं, चूने का पत्थर। उस चूने के पत्थर को जब हम ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो इससे बिना बुझा चूना, एक तो बन जाएगा बिना बुझा चूना,
और दूसरा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। एक उदाहरण ये हो गया। और दूसरा इसका उदाहरण है इसके बाद में, जैसे फेरस सल्फेट को हम अपघटन करते हैं, फेरस सल्फेट है, एक यौगिक लेते हैं हम फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट, इसके 2 परमाणु लेंगे इज इक्वल टू ऊष्मा देंगे। तो फेरस सल्फेट एक यौगिक है, इसका नाम है फेरस सल्फेट। FeSO4 का नाम है फेरस सल्फेट। तो ये फेरस सल्फेट को ऊष्मा देंगे तो ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये यहाँ पे Fe के 2 परमाणु हैं, Fe के 2 हैं, यहाँ O के 3 और 2 5 और 3 8, तो 4 दूनी 8, और S के 2 है तो S के, तो ये फेरिक ऑक्साइड बनता है। और 2 गैसें बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 का नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये इसके 2 उदाहरण हो गए। ऊष्मी वियोजन, ऊष्मी वियोजन है कि जब कोई यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, और ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो एक तो एग्जाम्पल इसका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, या चूने के पत्थर को हम गर्म करेंगे तो से बिना वजह चूना बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है। इसी प्रकार फेरस सल्फेट लिया हमने, इसको ऊष्मा दी है तो इससे भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन गए, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। एक और उदाहरण है इसका लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल वर्ग, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को ताप देंगे तो इससे बनेगा लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड। एक तो बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 परमाणु लेंगे और प्लस ऑक्सीजन O2। तो यहाँ पे Pb के 2, यहाँ पे 2 लगा देंगे, Pb के 2 परमाणु, और N के 2 दूनी 4 4, और O के 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 2 4 दूनी 8 8 और 2 10 और 2 12, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये ऊष्मी वियोजन हो गया। तो ये वियोजन की अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की है, ऊष्मी वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। इस प्रकार से जो वियोजन की जो अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की है। एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन कहते हैं, और दूसरी होगी विद्युत वियोजन, और तीसरी होती है प्रकाशीय वियोजन। तो हमने ये ऊष्मी वियोजन के बारे में एक उदाहरण पढ़ लिया है कि ऊष्मी वियोजन क्या है। तो ऊष्मी वियोजन के ये 2-3 एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मी वियोजन दिया है, ऊष्मा दी है, तो जिससे बिना वजह चूना कार्बन डाइऑक्साइड बना है। एक फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है। और तीसरा इसका ये एग्जाम्पल हो गया लेड नाइट्रेट को हमने ताप दिया है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका ये पूरा नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रकार से ये वियोजन अभिक्रिया में एक वियोजन हो गया ऊष्मीय वियोजन। इसके बाद दूसरा वियोजन है विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन में जल का वियोजन करते हैं। विद्युत वियोजन जो दूसरा इसका प्रकार है विद्युत वियोजन, नंबर 2 है विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन में जल का विद्युत वियोजन करते हैं, जल का अपघटन करते हैं। तो जल का सूत्र होता है H2O, ये जल है और जल के हम 2 परमाणु लेते हैं इज इक्वल टू विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो इससे हाइड्रोजन अलग हो जाती है
और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये दो पदार्थों में विघटन हो जाता है। तो इसलिए जब जल का वियोजन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये अपघटन हो जाता है। इससे ये हाइड्रोजन बनती है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसका अपघटन हो जाता है, ऑक्सीजन। तो ये विद्युत वियोजन, और इस विद्युत वियोजन को करने के लिए एक क्रियाकलाप है। इसमें एक बीकर लेते हैं, इसमें इसके पैने में नीचे छिद्र कर देते हैं, 2 छिद्र कर देते हैं, और उसमें हम जल के ग्रेफाइट है कि रॉड है इनको डाल देते हैं। तो इसके विद्युत वियोजन के लिए क्रियाकलाप के बारे में पुनः पढ़ेंगे। तो आज रहिए, मस्त रहिए, और नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।